ये वाकया सन 2006 के आसपास का है। मैं एसएससी की तैयारी करने इलाहाबाद गई थी। कुछ साल पहले मेरे भैया भी तैयारी करने इलाहाबाद जा चुके थे। अपने भाई के कहने पर मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखना शुरू कर दिया था। उस समय कंप्यूटर इतने पॉपुलर नहीं थे। टाइपिंग टाइपराइटर पर सीखी जाती थी। मेरी टाइपिंग की क्लासेस में बहुत कम स्टूडेंट आते थे। कभी कभी मैं कोचिंग में अकेली ही रह जाती थी। एक बार सर ने बताया कि वो किसी जरूरी काम से 15-20 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कोचिंग खुली रहेगी और मैं कोचिंग में आकर प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अगले दिन मैं टाइपिंग की क्लासेस में अकेली ही बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक लड़की आई। सर कहीं गए हैं क्या? हाँ सर, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। क्या तुम इसी बेंच में आती हो? मैं सर की पुरानी स्टूडेंट हूँ, कभी कभी प्रैक्टिस करने आ जाती हूँ। मेरा नाम नेहा है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूबी है। नेहा बहुत बातूनी थी। एक दिन में ही उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अब हम दोनों साथ साथ ही कोचिंग में लौटा करते थे। मैं अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती थी और नेहा बांस मंडी की तरफ चली जाती थी। नेहा ने बताया था कि उसका घर बांस मंडी के पास ही था। करीब 10 दिन बाद नेहा कुछ दिनों के लिए गायब हो गई। एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी तो वो मुझे मिली। वो बहुत खुश थी। मुझसे बोली, 2 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है, प्लीज तुम जरूर आना। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे शादी पार्टियों में जाना पसंद नहीं। ठीक है, सिर्फ मेरी एंगेजमेंट अटेंड कर लो, उसके बाद फिर किसी पार्टी वगैरह में मत जाना। मेरी नई दोस्त होने के नाते तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। आखिरकार मुझे हाँ करना पड़ा। बांस मंडी के उस पार ही मेरा घर है। रात में 9 बजे आ जाना। लेकिन एंगेजमेंट तो दिन में होती है। हाँ, होती तो दिन में ही है, लेकिन मेरे होने वाले हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। वो ड्यूटी से शाम को लौटेंगे और तभी एंगेजमेंट हो पाएगी। नेहा मेरे मोबाइल पर अपना एड्रेस एसएमएस करके चली गई। नेहा से तो मैंने एंगेजमेंट में आने के लिए हाँ कर दिया था, पर एंगेजमेंट वाले दिन मेरा मूड बदल गया। मैंने शहर के रास्ते देखे नहीं थे और फिर रात में जाना था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उस शाम करीब 7:30 बजे लाइट चली गई। वैसे हॉस्टल की लाइट बहुत कम ही जाती थी, लेकिन उस दिन 1 घंटे तक लाइट नहीं आई। मैं अंधेरे में लेटी रही। अचानक पीछे से किसी ने तकिया सहित मेरा मुंह सर ऊपर उठा दिया। मैं अपने आप उठकर बैठ गई। डर के मारे मैं कूदकर बेड से बाहर आ गई और मैं टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ बढ़ी ताकि मोबाइल की टॉर्च चला सकूं। लेकिन मेरा पैर मच्छर भगाने वाले कॉइल के स्टैंड पर पड़ गया और मैं बुरी तरह चिल्ला पड़ी। मुझे लगा मेरे पैर में काफी घाव हो गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद जब लाइट आई तो मैंने देखा कि पैर में कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक मेरा मोबाइल बजा। नेहा का ही फोन था। मैंने जैसे ही कान पर फोन लगाया, उधर से आवाज आई, रूबी आ नहीं रही हो क्या? मैं ना कहना चाहती थी, पर मेरे मुंह से निकल गया, हाँ आ रही हूँ। कभी कभी किसी काम के लिए हम चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिरकार मैं हॉस्टल से नेहा के घर की तरफ निकल पड़ी। बांस मंडी में दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। मंडी में तो काफी भीड़ भाड़ थी, लेकिन मंडी के पार का इलाका एकदम वीरान लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं लौट जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब इतनी दूर आ ही गई हूं तो फिर लौटना बेकार है। मैं विचारों में खोई हुई चली जा रही थी। तभी किसी ने मेरे पीछे कुछ फेंका। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खोपड़ी थी। डर के मारे मैं तेजी से चलने लगी। राइट साइड में मुझे एक गली दिखाई दी जिसके आगे तिलक कॉलोनी का बोर्ड लगा था। मैंने तुरंत मोबाइल से वो एसएमएस देखा जिसमें नेहा का एड्रेस लिखा था। मैं तुरंत ही गली के अंदर गई। गली काफी लंबी थी और उसके सबसे अंतिम मकान पर सजावट की हुई थी। मैं समझ गई कि वही नेहा का मकान है। मैंने नेहा के घर की तरफ बढ़ते हुए नेहा को फोन किया। हेलो नेहा, क्या तुम बाहर आ जाओगी? मैं तुम्हारे घर पर पहुंचने ही वाली हूँ। तुम सीधे घर के अंदर आ जाओ। इतना कहकर नेहा ने फोन काट दिया। घर के बाहर काफी चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी मेरे होश उड़ गए। पूरा घर एक खंडर जैसा लग रहा था। घास और झाड़ियां जगह जगह उगी हुई थीं। मैं समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे दरवाजा था ही नहीं, दीवार थी। तभी मुझे मेरे पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंसी भयानक थी। तो नेहा खड़ी थी।
उसके पूरे चेहरे पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। उसने श्रृंगार किया हुआ था, लेकिन श्रृंगार ने उसका चेहरा और भयानक बना दिया था। नेहा अपने दोनों हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ी, जैसे वो मेरा गला घोटने आ रही हो। मैं पीछे भागती तो कहाँ भागती, क्योंकि पीछे तो दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। जमीन पर ईंटें और पत्थर पड़े हुए थे। मैंने ईंटें पत्थर उठाकर नेहा की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। वो पत्थरों से लहूलुहान हो गई, लेकिन फिर भी हंसी जा रही थी और मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि दीवार के किनारे एक शहतूत का पेड़ है। मैं उस पेड़ के सहारे दीवार कूद सकती थी, लेकिन मैं पेड़ की तरफ भागी। मैं पेड़ तक पहुंच नहीं वाली थी, लेकिन पीछे से नेहा ने मेरा पैर पकड़ लिया और वो मुझे खींचने लगी। आखिरकार मैंने एक ईंट उठाकर उसके सिर पर मारी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और मैं पेड़ से कूदकर तुरंत ही बाउंड्री के बाहर आ गई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए मैंने हॉस्टल के चौकीदार को फोन किया और जगह की लोकेशन बताई। चौकीदार ने मुझे बताया कि मैं तिलक कॉलोनी के पार वाले खंडर में हूँ। उसने कहा कि वो आधे पौने घंटे में पहुँच जाएगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। ये नेहा की आत्मा थी। क्या तुम जिंदा नहीं हो और मुझे क्यों सता रही हो? 7 साल पहले तुम्हारा भाई अभिषेक और मैं एक ही बैच में टाइपिंग करते थे। मैं अभिषेक को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। हमने एंगेजमेंट प्लान बना लिया था। अभिषेक ने कहा था कि वो अपने घर जल्दी से ही मेरे बारे में बता देगा, लेकिन एंगेजमेंट होने से कुछ दिन पहले ही तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद तुम्हारे भाई के लिए ढेर सारे महंगे महंगे रिश्ते आने लगे। उन्होंने ढेर सारा दहेज देकर एक लड़की से शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया। मैं अभिषेक के बिना नहीं जी सकती थी, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। इतना कहकर नेहा की आत्मा गायब हो गई। मुझे अपने भाई पर बहुत शर्म आई। मैं आंखों में आंसू लिए अपने हॉस्टल लौट आई। बाद में करप्शन के आरोप में मेरे भाई की नौकरी छूट गई। नौकरी छूटते ही मेरी भाभी ने मेरे भाई को छोड़ दिया। मेरा भाई आज अकेले जिंदगी बिता रहा है। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका है। बबली का परिवार मुरादाबाद में रहता था। उसका घर 2 मंजिल का था। नीचे बबली का परिवार रहता था और ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार रहते थे। बबली किराएदारों को भाभी भैया कहकर बुलाती थी। भाभी भैया पिछले 7 सालों से उनके मकान में रह रहे थे। एक दिन बबली ने भाभी के घर से लौटकर अपनी माँ को बताया, माँ, भाभी ने आज मुझे काली दाल की खीर खिलाई। बबली शाम को ट्यूशन से लौटने के बाद भाभी के पास बातें करने चली जाती। काली दाल की खीर? मैंने तो कभी ऐसी खीर के बारे में नहीं सुना। मैं भाभी से खीर बनाना सीख लूंगी और किसी दिन तुम्हें भी बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन बबली जब स्कूल में थी तो उसे बहुत नींद आ रही थी। इंटरवल में जब पूरा क्लास खाली हो गया तो बबली अपने बैग पर सिर रखकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पूरी क्लास में अंधेरा है। सामने एक चुड़ैल ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है। तुम अब मेरे कब्जे में हो। बबली तुरंत उठकर क्लास से बाहर भागी। स्कूल में बाहर भी कोई नहीं था। बबली को समझ नहीं आ रहा था कि पूरा स्कूल अचानक खाली कैसे हो सकता है। तभी बबली को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर टिप मारी। बबली जागी तो उसकी टीचर उसके पास खड़ी थी। बबली, क्लास में सो रही हो? उस दिन बबली बहुत उदास होकर घर पहुंची। क्या हुआ बबली, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या टीचर से पिटाई खाकर आ रही हो? नहीं मम्मी, पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने अजीब सा सपना भी देखा। थोड़ी देर सो जाओ, लगता है रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन सोने से पहले खाना खा लेना। बबली मुंह धोने बाथरूम में गई। वो वॉश बेसिन के सामने झुककर मुंह धो रही थी। जैसे ही उसने सीधे खड़े होकर सामने लगे शीशे में देखा, वो चिल्ला पड़ी। शीशे में एक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने कुछ काला काला कोलतार जैसा दव बबली के मुंह पर थूक दिया। बबली की चीख सुनकर बबली की माँ बाथरूम की तरफ दौड़ी। बबली अपना चेहरा पकड़कर रो रही थी। क्या हुआ बेटी, ये किसने किया? माँ, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, मैंने उसे स्कूल में भी देखा था। बबली ने कई बार साबुन रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धोया, लेकिन उसके चेहरे से काला निशान मिट ही नहीं रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है माँ? घबराओ नहीं बेटा, तुम जाकर अभी आराम करो। आज शाम को पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। तुम्हारे पापा के एक दोस्त हैं जो भूत प्रेत जैसी चीजों को उतारते हैं।
बबली जाकर अपने कमरे में सो गई। वो लगातार 12 घंटे सोती रही। जब उसकी आँख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। बबली उठकर अपने मम्मी पापा के रूम में गई। उसने देखा कि उसके पापा के बराबर में चुड़ैल सो रही है। चुड़ैल ने आंखें खोली और बबली की तरफ देखकर मुस्कुराई। बबली चुड़ैल के पेट पर चढ़ गई और चुड़ैल का गला घोटने लगी। बबली के पापा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बबली अपनी माँ का गला घोट रही है। बबली के पापा ने उसे खींचकर बेड से नीचे उतारा। बबली, क्या पागल हो गई हो? अपनी माँ का गला दबा रही हो? वो मेरी माँ नहीं, चुड़ैल है। बबली को अपनी माँ में चुड़ैल दिखाई दे रही थी। शोर सुनकर ऊपर से भैया भाभी नीचे उतर आए। क्या हुआ आंटी जी, आपकी गर्दन पर ये निशान कैसा? बबली की माँ ने बबली के साथ हो रही चीजों के बारे में भाभी को बताया। आंटी, मेरे साथ जरा इधर आइए। भाभी बबली की माँ को अकेले में ले गई और उनसे कहा, आंटी जी, मुझे लगता है बबली को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। मेरे मायके के पास एक अस्पताल है, आप बबली को इलाज के लिए वहीं भेज दीजिए। बबली का पागलपन बढ़ता ही गया। वो कभी अपने हाथ पैर फेंकती, सामान तोड़ देती और कभी कभी रात में अपने मम्मी पापा पर हमला कर देती। बबली के मम्मी पापा भाभी के बताए मेंटल हॉस्पिटल में जाकर बात कराए और बबली को वहीं भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन बबली के वहाँ जाने से पहले बबली के पापा के दोस्त रजत गुप्ता एक दिन बबली के घर आ गए। उन्होंने बबली के पापा के परिवार को उदास देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा। बबली के पापा ने रजत को बबली के बारे में सारी बातें बता दी। अपनी बेटी को मेरे सामने लेकर आओ। रजत ने बबली से कई घंटे सवाल जवाब किए। फिर बबली के मम्मी पापा से बोले, आपकी बेटी पागल नहीं है। इसे हर जगह भयंकर चेहरे यानी चुड़ैल और भूत जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ये काले जादू का केस लगता है। रजत ने बबली को एक हरी इलायची दी और कहा, इस इलायची को कुछ देर अपने मुंह में रखो। 2 मिनट बाद जब बबली ने अपने मुंह से इलायची निकाली तो इलायची का रंग बिल्कुल काला हो चुका था। अब मुझे कंफर्म हो गया है कि ये काला जादू ही है। बबली बेटा, पिछले कुछ महीनों में क्या किसी ने तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाया, ऐसा जो तुमने कभी ना खाया हो? नहीं अंकल, मैं तो बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। स्कूल के लिए लंच भी घर से ही लेकर जाती हूँ। याद करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो तुमने ऐसा जरूर खाया होगा, कोई काली चीज। हाँ, याद आया, हमारे घर के ऊपर एक भाभी रहती हैं। एक बार उन्होंने मुझे काली दाल की खीर खिलाई थी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? वो तो पिछले 7 साल से हमारे घर पर रह रही हैं। रजत भाभी के कमरे की तलाशी लेने पहुंचा तो भाभी गुस्से में आग बबूला हो गई। आपको कोई अधिकार नहीं है आप मेरे कमरे की तलाशी लें। चले जाओ यहाँ से। ये लड़की पागल है तो पागलों के अस्पताल में ही इसका इलाज होना चाहिए। मैं चला जाऊंगा, और अगर तुमने उसे कुछ नहीं किया तो तुम इतना डर क्यों रही हो? रजत ने भाभी के पूरे कमरे की तलाशी ली। उसे चादर के नीचे एक बोतल मिल गई जिसमें कुछ काले पानी जैसा भरा हुआ था। मैं पुलिस को बुलाऊं कि तुम सब कुछ सच सच बता दोगी? रजत ने जब भाभी को डराया तो भाभी ने सब कुछ उगल दिया। अंकल आंटी का कोई लड़का नहीं है। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि अगर किसी तरह इनकी बेटी को पागल खाने भेज दिया जाए तो इनका कोई नहीं बचेगा और इनका मकान हमारा हो जाएगा। रूपा, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमारी बेटी पर काला जादू करके उसे पागल साबित करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि आदमी जमीन जायदाद के लिए इतना भी गिर सकता है। चली जाओ हमारे घर से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। भाभी और उसका पति डरकर हमेशा के लिए अपने गांव भाग गए और रजत